हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 23 नवंबर। आज के दिन हम लोग 3 आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल है दोस्तों, जो कि यहाँ पे जो हाथी के दांत होते हैं, बेसिकली आइवोरी, उसकी ट्रेड की बात करी जा रही है। तो देखने वाले हैं क्या है ये ट्रेड, और यहाँ पे जो वोटिंग हुई है आप कह सकते हैं वो कितने लोग आप कह सकते हैं सहमति में हैं, ये देखेंगे। दूसरी बात देखेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पे जो एयर सुविधा आप कह सकते हैं पोर्टल था, उसमें दोस्तों यहाँ पे लोगों को अब रिलीफ मिला है, जहाँ पे लोग जा जाके अपडेट करते थे। तो ये पोर्टल क्या था ये हम डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों थर्ड आर्टिकल हमारा जो है वो रहने वाला है, आप कह सकते हैं अभी राहुल गांधी ने यहाँ पे अपनी स्पीच दी थी, जहाँ पे उन्होंने आदिवासी और वनवासी इन दोनों के बारे में बताया था। थोड़ा सा आप कह सकते हैं क्रिटिसाइज किया था बीजेपी वालों को। तो हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द आदिवासी एंड वनवासी, और क्या है वो कॉन्टेस्ट उस में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ है, काफ़ी नए नए आर्टिकल्स आपको पता लगेंगे, तो आप लोग पूरा देखिएगा, मजा आएगा आप लोगों को, ये भी मैं बता देता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पर मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूं, 24 नवंबर से आर्मी बैच बायलैंग्वेज और जो एक्सपीडिशन बैच है जो कि सिर्फ इंग्लिश में है, ये आप लोग के लिए अवेलेबल है। आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं। अभी आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है, तो अभी जाइए एनरोल कीजिए। और 10% का एडिशनल डिस्काउंट है अगर आप लोग हमारा जो कोड स्टडी आईएएस वो यूज़ करेंगे। 0% की दोस्तों ईएमआई भी अवेलेबल है। और 28 नवंबर से सी सेट की क्लासेस भी चालू हैं, तो आप लोग जाइए। और इस टाइम पे लॉन्च प्राइस जो है काफ़ी मिनिमल है, आप लोग इसमें जाके खुद को एनरोल कर सकते हैं। ईपीएफओ की जो क्लासेस हैं दोस्तों ये भी लाइव हो चुकी हैं, इसमें जाके आप लोग फ़ायदा उठाइए। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हैं। हमारा कंपीट ऐप है जहाँ पे आप लोग जाके बेटर कर सकते हैं, और लैपटॉप और 2 लाख तक के जो प्राइसेस हैं ये आप लोग जीत सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या ये बातें आती हैं, और आप कह सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हमें जो सिटीज़ हुई थी उसकी आप कह सकते हैं जब वोटिंग करवाई गई तो उसमें क्या बातें सामने आई। देखिए दोस्तों, आप लोग को पता है भारत जो है वो मोस्ट पावरफुल आप कह सकते हैं कल्चरल और रिलीजियस सिंबल मानता है। आप कह सकते हैं जो हाथी के दांत होते हैं इनको, आप कह भारत में हर इंसान जो है उसकी अपनी अपनी आप कह सकते हैं कहानियाँ जुड़ी हैं इनसे। अब एक बात आपको बताऊं मैं कि 1986 के अंदर दोस्तों बैन कर दिया गया था डोमेस्टिक ट्रेड को लेके, जो कि आप कहते हैं आइवोरी के होते थे। हाथी के दांत के जो ट्रेड थी दोस्तों उसको बैन कर दिया गया 1986 के अंदर। इंडिया दोस्तों हमेशा ही यहाँ पे फोर फ्रंट रहा है। अगर कभी बात आएगी ग्लोबल एलिफेंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव की, तो सबसे आगे कौन रहता है? इंडिया। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं जब इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि वो नहीं वोट करने वाला है अगेंस्ट द प्रपोजल टू रीओपन द इंटरनेशनल ट्रेड इन आइवोरी, जो कि अभी आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा सिटीज़ की दोस्तों, जो ये आप कह सकते हैं अभी मीटिंग चल रही थी। इसके दौरान इंडिया ने दोस्तों यहाँ पे वोटिंग नहीं दी। ये प्रपोजल था दोस्तों कि ये अलाउ करेगा एक रेगुलर फॉर्म ऑफ कंट्रोल्ड ट्रेड इन आइवोरी फ्रॉम नमीबिया, बुत्सवाना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इन सब के साथ, जो कि आप कह सकते हैं जब पनामा सिटी को यहाँ पे डिफीट करा गया था 83-15 से उसी दिन। अब सिटीज़ का एग्रीमेंट क्या है? देखिए सिटी जो है दोस्तों मैं बता दूं एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट लेके आती है बिटवीन दी गवर्नमेंट्स। 184 है दोस्तों इस टाइम पे उनके बीच, और ये बोला गया कि वो लोग इंश्योर करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो कि यहाँ पे थ्रेटेंड नहीं है सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज को लेके। ये कन्वेंशन दोस्तों एंटर्ड होता है इनटू द फोर्स इन 1975, और इंडिया दोस्तों आप कह सकते हैं इसका पार्ट बनता है 25th पार्टी। ओके, जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है दोस्तों या फिर री एक्सपोर्ट हैं स्पीसीज की, उसे कवर किया जाता है अंडर द सिटीज, और ये सब देख के आप कह सकते हैं सब ऑथराइज्ड होते हैं और इनको परमिट भी मिलता है। जो सिटीज अपेंडिक्स 1 है दोस्तों, इसके अंदर लिस्ट है उन सभी की स्पीसीज की जो कि थ्रेटेंड है विद एक्सटेंशन, और इनके यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो परमिट्स है उनको भी रेयरली इशू करा जाता है। और ये पर्पज दोस्तों यहाँ पे ना ही केवल प्राइमरली कमर्शियल में भी रखा जाता है। सिटीज अपेंडिक्स 2 जो है दोस्तों इसके अंदर ऐसी स्पीसीज आती हैं जो कि यहाँ पे थ्रेटेंड नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें यहाँ पे स्ट्रिक्टली रेगुलेट भी किया जाता है। अब जो इंटरनेशनल आइवरी ट्रेड दोस्तों इसे ग्लोबली बैन किया गया था 1989 के अंदर, जब साहरेही जो अफ्रीकन एलिफेंट पॉल्यूशंस हैं उन्हें डाल दिया गया सिटीज़ की अपेंडिक्स 1 के अंदर। जो पॉपुलेशन दोस्तों नमीबिया, बुत्सवाना और जिम्बाब्वे है उन सबको यहाँ पे ट्रांसफर किया गया था अपेंडिक्स 2 इन 1997, और साउथ अफ्रीका को दोस्तों लेके आया गया 2000 के अंदर, लेकिन अलाउ किया गया वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं वन ऑफ सेल्स के लिए, इस तरीके से 1999 में। और 2008 के अंदर जो आइवरी है इसका स्टॉक पिल्ड रखा गया फ्रॉम द नेचुरल एलिफेंट्स डेथ, और यहाँ पे सीज कर दिया गया फॉर दी पोचर्स, मतलब कि
तब आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई एलिफेंट की डेथ हो जाती है, नेचुरली डेथ हो जाती है, तब आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। नमीबिया का दोस्तों जो ये प्रपोजल आता है जहां पे वो अलाउ करता है एक रेगुलर फॉर्म ऑफ कंट्रोल्ड ट्रेड इन आइवरी, इसे डीलिस्ट किया गया था एलिफेंट पॉपुलेशन ऑफ दी 4 कंट्रीज फ्रॉम एपेंडिक्स सेकंड से, और इसने भी रिजेक्ट कर दिया एट कोप 17 2016 में और कोप 18 2019 जब हुआ था उस टाइम पे। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जो 4 यहाँ पे साउदर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो यहाँ पे आर्ग्यू करती हैं अपने एलिफेंट पॉपुलेशन को लेके कि उन्हें बाउंस बैक की जरूरत है, और कहीं ना कहीं उसके पास स्टॉक पिल्ड आइवरी है। अगर वो इंटरनेशनली सोल्ड करेंगे तो ये जनरेट कर सकता है काफ़ी अच्छा रेवेन्यू फॉर द एलिफेंट कंजर्वेशन, और कहीं ना कहीं ये इंसेंटिवाइज करेगा कम्युनिटीज़ को। तो इस तरीके से यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका है ये इस बात को लेके आता है। अब देखिए दोस्तों, 1975 के अंदर मैं बता दूं एंडेंजर्ड एशियन एलिफेंट्स को इंक्लूड किया गया था सिटीज़ की अपेंडिक्स 1 के अंदर, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैन लगा दिया गया कि यहाँ पे कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा आइवरी का फ्रॉम द एशियन रेंज कंट्री। पर 1986 के अंदर दोस्तों बताऊं कि इंडिया ने अमिट किया अपना द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 वाला, जहाँ पे वो उन्होंने बैन लगाया था डोमेस्टिक सेल्स ऑफ आइवरी। आफ्टर द दोस्तों आइवरी ट्रेड वॉज ग्लोबली बैंड, इंडिया ने दोबारा यहाँ पे आप कह सकते हैं अमिट किया और ये बोला कि ये जो बैन है ये इंपोर्ट पर भी है अफ्रीकन आइवरी का इन 1981 के अंदर दोस्तों यहाँ पे जब इंडिया ने होस्ट किया था कोप 3, वहाँ पे इंडिया ने डिजाइन किया था एक आइकॉनिक सिटीज का लोगो इन द फॉर्म ऑफ एन एलिफेंट। तो ये तरीके से मतलब भारत अपना आप कह सकते हैं पहचान दिखाता रहता है। ओके, फिर दोस्तों यहाँ बता दूं मैं कि 4 आपको ये जो ईयर्स याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। मतलब 1992 कोप 8 जो कि हुआ था क्योतो जापान के अंदर, जहाँ पे इंडिया ने डेलीगेट किया था आपके जो इंडिया के इंडियन डेलीगेट जो अरिन घोष जी, उन्होंने डायरेक्ट किया था प्रोजेक्ट टाइगर, उन्होंने पोलराइजेशन ऑफ पार्टीज के बारे में बताया था। और साथ ही 1994 में कोप 9 जो था यूएस के अंदर, वहाँ पे इंडिया ने अपोज किया था डाउन लिस्टिंग ऑफ द एलिफेंट पॉपुलेशन। 1997 के अंदर दोस्तों यहाँ पे कोप 10 जब जिम्बाब्वे में हुआ था तब इंडिया ने अपोज किया था डाउन लिस्ट ऑफ द साउदर्न अफ्रीकन एलिफेंट की पॉपुलेशन को। और 2000 के अंदर दोस्तों जब कोप 11 हुआ था उस टाइम पे केन्या में इंडिया ने एक और प्रपोजल लेके आया अलॉन्ग विद द होस्ट कंट्री टू अप लिस्टिंग द एलिफेंट पॉपुलेशन इन अपेंडिक्स 2 से लेके 1 में। तो मतलब कि इंडिया का हमेशा से ही ये पर्सपेक्टिव रहा है कि हम लोग कैसे एलिफेंट्स की जो ये ट्रेडिंग है इसको बंद कर सकें। कितना कुछ चेंज आया देखिए, जिस तरीके से इंडिया ने साइन कराया एक एग्रीमेंट जुलाई के अंदर विद नमीबिया कि वो यहाँ पे आप कहते हैं चीतास को लेके आएगा भारत के अंदर। तब उस टाइम पे दोस्तों मैं बता दूं कि इंडिया ने एग्री भी करा था कि प्रमोट करेगा सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ दी बायोडाइवर्सिटी बाय सपोर्टिंग एडवांस इन दिस एरिया बायलैटरल कॉर्पोरेशन के साथ, मतलब कि नमीबिया के साथ। जहाँ पे अगर हम बात करें आइवरी वर्ड के बारे में तो इसका आप कह सकते हैं कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। नमीबिया दोस्तों इंडिया से शॉर्ट मतलब सपोर्ट करता है बेसिकली अंडर दिस एग्रीमेंट, क्योंकि फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग प्रपोजल ऑफ द रीओपन दी आइवरी ट्रेड इन सिटीज एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे कोई भी रिसीव नहीं करती है रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम दी रिपब्लिक ऑफ नमीबिया रिगार्डिंग द लिफ्टिंग ऑफ बैन ऑन आइवरी ट्रेड। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे साइन हो जाता है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ नमीबिया एंड गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंक्लूड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन। ओके, और साथ ही दोस्तों नवंबर 19 को ही मैं बता दूं कि एक प्रपोजल लेके आया जाता है ऑन दी आइवरी ट्रेड वॉज पुट टू वोट एट कोप 19, जहां पे इंडिया ने आप कहते हैं पूरे तरीके से वोट नहीं देने की बात करी कि हम लोग वोट ही नहीं देंगे अगेंस्ट, और उसकी बात नहीं हम वोट ही नहीं देंगे इसको लेके। ये बातें हमें यहाँ पता लगती हैं। तो इंडिया का ये स्टैंस रहा है दोस्तों अगर हम लोग एलिफेंट ट्रेड की बात करें तब। अब दोस्तों एयर सुविधा मैं बता दूं कि जब कोविड-19 चालू हुआ था उस टाइम पे क्या होता था कि जो पैसेंजर थे जो कि दूसरे देश से आ रहे होते या फिर जब पैसेंजर ट्रैवल करते थे, ओके, उनको यहाँ पे ज़रूरी था कि उन्हें अपनी एक निगेटिव रिपोर्ट देनी पड़ेगी फॉर दी RT-PCR के लिए, जहाँ पे आप कह सकते हैं वो अपलोड करते थे वो लोग अपना एयर सुविधा पोर्टल के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे आप कह सकते हैं जिस तरीके से चीज़ें अच्छी हुई हैं, रिलीफ मिला है दोस्तों, तब अब क्या किया गया है कि एक डिसीजन लिया गया है कि ये लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं कोविड-19 के साथ जितने भी जो एंडेमिक स्टेज थी वो वापस आ गई है, तो यहाँ पे मैसिव वैक्सीनेशन भी हो गया है। इसके बाद इन लोगों को अभी जरूरी नहीं है कि इन्हें अपलोड करना पड़ेगा। देखिए एयर सुविधा जो पोर्टल था इसे लॉन्च किया गया था अगस्त 2020 के अंदर फॉर द इंटरनेशनल पैसेंजर्स, जिन्हें रिक्वायर रहता था कि सबमिट करेंगे बिफोर देयर जर्नी कि उन्हें सबमिट करनी थी अपनी वैक्सीनेशन और टेस्टिंग स्टेटस को। प्री अराइवल दोस्तों ने सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवाना था पोर्टल पे और अथॉरिटी के साथ बात करनी थी बेसिकली। लास्ट ईयर दोस्तों जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था उसमें कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल गया, और इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हमारी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है इसने मैंडेट करवाया कि सबको यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स भी देनी पड़ेगी, जिसके अंदर जो पैसेंजर उसकी 14 डे की हिस्ट्री और साथ साथ RT-PCR का टेस्ट रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा।
पर क्यों यहाँ पे इसे क्रिटिसाइज किया गया? देखिए यहाँ पे कोई भी पुशबैक नहीं था। कोविड-19 जब इन्फेक्शन आया था उस टाइम पे बड़ा इंटरनेशनल पैसेंजर यहाँ पे कम हो गए थे क्योंकि लोग आना जाना बंद कर दिया था। और जैसे नया वेरिएंट आता है भारत के अंदर वो और बड़ी दिक्कत जाता है। जब यहाँ पे काफ़ी सारे पैसेंजर आ गए और इंक्रीज होने लगे तब आप कह सकते हैं 2 साल के लिए बैन कर दिया गया रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑन मार्च 17, 2022 तक। ये मना कर दिया गया। जो ट्रेवलर्स हैं उन्होंने कंप्लेन किया कि वो यहाँ पे अपलोड नहीं कर पा रहे हैं कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट, और आप कह सकते हैं वो काफ़ी घंटे भी ले रहा है पैसेंजर को कि उन्हें अपनी एयर सुविधा की एक्नॉलेजमेंट मिल पाए सर्टिफिकेट वगैरह की, जिससे कि उनकी आप कह सकते हैं जो ट्रैवलिंग है ये मैंडेट हो पाएगी। तो इसलिए लोगों ने इसका पोस्ट भी किया था। पर अब यहाँ पे क्यों चीज़ें चेंज हुई? देखिए मैं बता दूं कि जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ा जो रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो स्टार्ट होगी मार्च के अंदर, पर दोस्तों ने यहाँ पे परस्यू करनी होती थी एक सीरियसली यहाँ पे ओनली अराउंड जून। जो एविएशन और जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है इसने बोला कि रिक्वायरमेंट रहेगी कि उसे अबॉलिश किया जाएगा, पर हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसने रिलक्टेंट कर दिया, मतलब मना कर दिया कि उन्हें ऐसा नहीं होने देंगे। जो रिक्वायरमेंट है एयर सुविधा वाली ये अपलोड ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड। फिर दोस्तों अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे इंडिया ने रिमूव कर दिए हैं हर एक अपने रिस्ट्रिक्शंस फॉर दी वो लोग जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहे थे। अब कोई जरूरत नहीं है उन्हें कि यहाँ पे वो लोग पहले फेस मास्क ये वो, मतलब जो भी यहाँ पे उन्होंने बोला वो सब रिमूव कर दिया गया है। अब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं और अब बहुत आसानी से जो काम है ये भी हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो बहुत छोटी सी बात थी पर आपको पता होना चाहिए कि भारत देश में क्या चल रहा है, कि किस तरीके से यहाँ पे एक ऐसा पोर्टल भी बनाया गया था जो कि इंटरनेशनल जो लोग यहाँ पे फ्लाई कर रहे थे उनके लिए था पूरे तरीके से डेडिकेटेड। एंड दोस्तों आज का हमारा लास्ट आर्टिकल आता है वनवासी और आदिवासी को लेके, क्या है हिस्ट्री और कैसी बात। अभी कुछ दिन पहले की बात है, राहुल गांधी साहब ने मंडे को क्रिटिसाइज किया था जहां पर उन्होंने बोला था कि जो बीजेपी वाले हैं, मतलब बीजेपी आरएसएस वाले जो हैं वो वर्ड यूज करते हैं वनवासी फॉर इंडिया ट्राइबल पॉपुलेशन। तो इसका क्या मतलब, एक तरीके से मैं बताऊं तो जिस तरीके से मुझे लगा, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं नहीं बता रहा कि मैं सही हूँ गलत हूँ, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था दोस्तों कि मुझे थोड़ा सा भड़काव लगा इनका, जो कि आमतौर पार्टीज करती हैं बेसिकली एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी समझाना चाहूंगा कि आदिवासी और वनवासी में डिफरेंस क्या है। देखिए काफी सारे जो यहाँ पे ट्राइबल्स हैं वो लोग ये चाहते हैं कि उन्हें हम लोग आदिवासी बुलाएं। क्यों? क्योंकि आदिवासी का मतलब होता है फर्स्ट इनहेबिटेंट, मतलब कि जो सबसे पहले यहाँ पे रहने आया। जो वर्ड है दोस्तों इसे यहाँ पे हम लोग पब्लिक डिस्क्लोजर में यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, टेक्स्ट बुक में और मीडिया वगैरह में भी। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वहां पे जो टर्म यूज किया गया है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वो है दोस्तों अनुसूचित जनजाति। जो वनवासी है दोस्तों उसका मतलब होता है फॉरेस्ट डिवेलर्स, मतलब कि एक ऐसा टर्म जो कि आप कह सकते हैं यूज किया जाता है बाय दी संघ परिवार। और ये हम लोग आप कह सकते हैं एक्सटेंसिवली यहाँ पे आप कह सकते हैं काम करता है ट्राइबल एरियाज कि हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें उनको फ्रॉम दी क्लचेज ऑफ दी क्रिश्चियन मिशनरीज। तो मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं जो वनवासी है उसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पे वो लोग जो कि यहाँ पे फर्स्ट डिवेलर, मतलब कि जो फर्स्ट में रहते हैं। अब जिस हिसाब से यहाँ पे कल्चर चेंज होते गए, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं दोस्तों उनमें अलग चीज़ें आई। फिर यहाँ पे जो इंक्रीज हो गया दोस्तों डिस्टेंस फ्रॉम द हिंदू रिलीजन। रमाकांत केशव देशपांडे जो कि कंसल्टेंट हैं विद MS गुलवाकर जो कि सेकंड यहाँ पे सरसंघ चालक हैं, बेसिकली उन्होंने सेटअप करा था अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। उन्होंने दिसंबर 26, 1952 में बताया बेसिकली, और उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि उन्हें यहाँ पे क्या करना था, हिंदुइस्ट ट्राइब्स को यहाँ पे लेके आना था। अब एक यहाँ पे काफ़ी सारी थ्योरीज हमें देखने को मिलती है। जो आरएसएस के लीडर हैं राम माधव साहब, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि वी कॉल देम वनवासी, हम वनवासी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आदिवासी नहीं कह सकते। आदिवासी कौन थे? ऐसे लोग जो कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे या फिर एब ओरिजिनल थे। इसका मतलब ये हो गया कि उनका ये मतलब मानना था कि उनके अलावा जो भी आएगा वो आएगा कहाँ से, आउटसाइड से। जो संघ बिलीव करते हैं कि हम लोग ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं इस पूरे कॉन्टिनेंट के, इसलिए वो लोग यहाँ पे कह सकते हैं इस वर्ड को यूज करते हैं। माधव ने यह भी कहा कि जो आर्यन इन्वेशन थ्योरी है, जहाँ पे बोला गया कि आर्यंस इमिग्रेट होकर आते हैं आपके जन सेंट्रल एशिया वगैरह से, वो सेटल हो जाते हैं फिर यहाँ पे इंडियन कॉन्टिनेंट में, तो उन्होंने बोला कि ये पहले से ही था ऐसा, और इसलिए ये लोग ये बोलते हैं कि वी आर फाइन विद दी कॉन्स्टिट्यूशन टर्म अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब फॉर द ट्राइबल्स, इस तरीके से उन्होंने बोला। अब वनवासी अगर इंडियन टर्म में बात करें तो देखिए ऐसे लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्रेडिशनली दोस्तों उन्हें रिफर किया जाता है एज अ वनवासी। जैसे कि रामायण में भी हमने पढ़ा, रामायण में भी एनी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। ओके, जो टर्म आदिवासी है या फिर एबॉरिजिनल कह दें तो ये काफ़ी सूट करता है अमेरिकन कॉन्टेस्ट में। जो टर्म आदिवासी है इसे हम लोग ने मतलब देखने को मिलता है ब्रिटिश ने जब 1930 में इस वर्ड को बताया और बोला देयर इज नो हार्म इन यूजिंग द वर्ड आदिवासी। बट दोस्तों अगर हम बात करें कॉन्टेस्ट विद इंडिया तो वो गलत होगा। यूएस दोस्तों आप कह सकते हैं वर्ड को एबॉरिजिनली यूज किया था कन्वे करवाने के लिए आइडेंटिटी टू द ट्राइबल्स, क्योंकि वो यहाँ पे मानते कि ये सब मार्जिनलाइज्ड रहेंगे। और जो वर्ड यहाँ पे वनवासी है ये सिंपली कन्वे करता है ऐसे लोग जो कि फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं।
अगर हम बात करें वेस्टर्न नैरेटिव से, तो ऐसे लोग जो कि जंगल्स में रहते हैं या फिर फॉरेस्ट में रहते हैं, मतलब कि या फिर फॉरेस्ट जो है उनका कल्चर नहीं है, उन्हें यहाँ पे लाया गया। इंडिया दोस्तों ये मानता है कि उसका जो कल्चर है पूरी तरीके से फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए है। और जिस तरीके से हमने देखा है, जैसे हमारे जो लोग गांव में रहते हैं हम लोग उन्हें कहते हैं ग्रामवासी, जो एक सिटीज़ में रहते हैं हम उन्हें कहते हैं नगरवासी, जो लोग जंगल में कहते हैं हम उन्हें कहते हैं वनवासी। तो इस तरह का कॉन्टेस्ट यहाँ पे दिया जाता है। अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की और प्रिजर्व रखने के लिए हमारा कल्चर ऑफ द फर्स्ट ड्राइवर, तो ये बहुत मदद करेगा कि हमारे कंट्रीब्यूशन, मतलब जो नेशन की ग्रोथ है इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। ना ही केवल फॉरेस्ट ड्वेलर, अगर मैं बताऊं यहाँ पे काफ़ी सारे और भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनको यहाँ पे आप कह सकते हैं नेसेसरली हम लोग पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि वो लोग फॉरेस्ट में ही रहते हैं। जब आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट होती है, उस टाइम पे जो ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव हैं जयपाल सिंह मुंडा, वो भी कहते हैं, आप कहते हैं आदिवासी वर्ड। और उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन करा कि क्यों यहाँ पे ट्राइबल्स बन जाते हैं बन जाती, जब अगर हम उन्हें कहते हैं हिंदी में ट्रांसलेट कर जाते हैं। तो जो वर्ड यहाँ पे आदिवासी है, ये यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है इन एनी ट्रांसलेशन मेड बाय दी सर्वर कम्युनिटीज। तो इस एक तरीके उन्होंने इस बात को बताया। काफ़ी सारे यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं जो कि इन्होंने मतलब स्टॉप कर दिया इस वनवासी वर्ड को यूज़ करना, और जिनके आश्रम वगैरह हैं वो भी अब यहाँ पे कल्याण आश्रम के नाम से जाने जाते हैं, मेनली क्योंकि वहाँ पे जो भी काम होता है आप कहते हैं कवर करता है कोस्टल ट्राइब्स को। और कुछ यहाँ पे ट्राइब्स हैं वो ये भी नहीं चाहती कि उन्हें हम लोग कहें वनवासी, क्योंकि वो क्लेम करती हैं कि वो आप कह सकते हैं थोड़ा सा जो वनवासी जंगलीज के तौर पर आता है, तो जंगली नहीं है वो, इस तरीके से ये बोलते हैं। माधव ने ये भी कहा दोस्तों, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी रिव्यू नहीं है कि जहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकें वनवासी वॉज प्लान्ड। पर हाँ, आरएसएस को जो एक्सेप्ट करती है कि जो वर्ड जनजाति है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सही है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं। तो बात आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत छोटा सा यहाँ पे आप कहते हैं हर एक चीज़ पे बहुत सोच समझ के यहाँ पे हर एक जो स्पीकर है, जो यहाँ पे प्रवक्ता है, जो बोल रहा है, उसको सोच समझ के यहाँ पे चीज़ें बोलनी चाहिए। हर एक चीज़ का यहाँ पे कॉन्टेस्ट बहुत अलग है और लोग किस तरीके से ले ले ये भी हमें समझना जरूरी है। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मजा आया होगा और आपको अच्छी लगेगी वीडियो, आपको कुछ समझ में भी आया होगा। अगर अभी कोई आपका डाउट है या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।